ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अब और देर करना सही नहीं होगा। हम कल सुबह होते ही वापस लौट जाएंगे सुभाष। क्या मजाक कर रही हो तुम? खजाने के इतने करीब हैं हम और अब वापस चले जाए? मेरी सालों की मेहनत यूं ही मिट्टी में नहीं मिल सकती। ये सब हम किसके लिए कर रहे थे सुभाष? मोहित के लिए ना? कुछ अच्छा हुआ उसके साथ? जब से यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब ही हो रहा है। किसी को बैठे बिठाए पैरालिसिस अटैक कैसे आ सकता है? मैंने कहा था आपसे, मंदोदरी भाभी सही औरत नहीं है, पर आपको तो कभी सुनना ही नहीं था। अचानक सुभाष, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं? देखिए ना, रास्ते के ये पेड़, ये मोड़, सब वैसे ही हैं। 20 साल बीत गए, पर ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। तब मोहित सिर्फ 2 साल का था, मेरी गोद में सिमटा हुआ छोटा सा। हम कितनी बदहवासी में भागे थे ना उस रात। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं थी हम में। अपनी भरी पूरी खानदानी हवेली को एक पल में छोड़ दिया। लोग पूछते रहे, गांव वाले आज तक कयास लगाते हैं कि आखिर अर्कसेन निवास की उस बहू और बेटे को क्या हुआ था जो रातों रात गायब हो गए। पर हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। बोलिए ना सुभाष, आज भी चुप रहेंगे? 20 साल तक हमने इस राज को सीने में दबाकर रखा, एक दूसरे से भी कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन आज वक्त ने हमें फिर उसी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी लाइफ आपने मुझे राजस्थान जाने ही नहीं दिया पापा। ऐसा लगता था जैसे वहां कदम रखते ही कोई मुझ पर काला जादू कर देगा। और अब आप हमें खुद हवेली जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन मम्मी, पापा हमें कुलधारा ले जा रहे हैं। तेरे पापा कब, क्या और क्यों करते हैं ये वही जाने मोहित। बस अपनी तय रफ्तार से राजस्थान कुलधरा की ओर बढ़ रही थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। बस गांव की सीमा पर रुकी हुई थी। सभी सवारी अपनी जगह वैसे ही बैठे हुए थे जैसे होने चाहिए थे। गांव की सीमा से ही हवेली साफ साफ दिखाई दे रही थी। खेतों के बीचों बीच खड़ी हवेली चारों तरफ हरियाली से ढकी दिखनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। हवेली के आसपास की जमीन सूखी, बेजान और मरी हुई पड़ी थी। हवेली के ठीक सामने गांव का सबसे पुराना कुआं, जो कभी पानी से भरा रहता था, आज काला पड़ा हुआ। उसके पास खड़े होते ही ऐसा लगता था जैसे वो पानी नहीं, बीते सालों की चीखें जमा करके बैठा हो। मोहित हवेली के पास जाता है। ताई जी नमस्ते। बहुत वक्त लगा दिया लौटने में बेटा। पहले देखी होती इस हवेली की चकाचौंध, बहुत रौनक हुआ करती थी यहाँ। अब तो सब खत्म हो गया। अब उसके लिए तो आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी भाभी, वरना जब यहाँ थे हर बात का इल्जाम हम पर ही लगाया जाता था। सभी हवेली के अंदर बढ़ते हैं। बाहर से हवेली जितनी बड़ी दिख रही थी, अंदर कदम रखते ही उतनी ही सिकुड़ी हुई लगने लगती है। अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हवेली में हो रही हरकतों को कोई देख रहा हो। सुभाष केतकी एक कमरे में चले। रात के 3 बजे दरवाजे की खटखट से केतकी की नींद खुलती है। पूरी हवेली खाली हो गई, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं है। आ रही हूं। केतकी दरवाजा खोलती है। दहलीज के उस तरफ एक बूढ़ी औरत कमर झुकाए खड़ी थी। तो आ गए हो तुम लोग, बहुत वक्त लगा दिया हो। मैं जरा गांव से बाहर गई हुई थी तो मिलना नहीं हुआ। आप पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं तेरी सास की सबसे बड़ी जेठानी। 8-10 लोगों का परिवार रहता था इस हवेली में ताई जी, और उस वक्त घूंघट में ही रहती थी मैं, तो गिनती के ही लोगों को देखना हुआ था। मैं इन्हें जगाती हूँ। केतकी वापस अपने कमरे में आकर देखती है, पर वहां सुभाष नहीं होता। केतकी फिर से दरवाजे की ओर देखती है। अब वहां उसकी ताई सास भी नहीं थी। केतकी लंबी सांसें लेने लगती है
कि तभी उसे कुएं के मुंह से खींची जा रही रस्सी की आवाज सुनाई देती है। एक टूटी हुई खिड़की की आड़ में केतकी बाहर झांकती है। कुएं पर खड़ा सुभाष कुएं के अंदर झांक रहा था। केतकी भागती हुई नीचे जाती है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? मतलब माँ जी ठीक कहती थी, इस घर की दहलीज को श्राप है। इस घर के मर्द पागल हो जाते हैं, पागल। पानी नहीं था क्या कमरे में, जो कुएं में आकर आपको बाल्टी से पानी खींचने की जरूरत पड़ गई? पानी है कितना इस कुएं में? रात के 3 बज रहे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की लाल रोशनी में खड़ी केतकी अचानक ही सुभाष को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। मानना पड़ेगा आपको केतकी जी, ऐसा नाटक किया आपने कि मोहित को कभी हम पर शक ही ना हो। मैंने तो बस वो किया जो आपने कहा। असली खिलाड़ी तो आप हैं। अब थोड़ा बहुत खेल तो खेल नहीं था मुझे। कम से कम नहीं भी तो 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी नहीं है ये। ऊपर से बाहर ये कुआं, खजाना गड़ा हुआ है यहाँ, खजाना। बस दिक्कत ये आई कि कभी कोई इसे खोद ही नहीं पाया। जब भी कोई इस काम में हाथ डालने की कोशिश करता, हवेली का नया मालिक खड़ा हो जाता। इतने लोगों से हर रोज लड़ लड़कर जीवन को काटने से तो अच्छा ही था कि हम यहाँ से चले गए और वहां बैठे बैठे ही सभी की चिताएं सजा दी। अब देखो, ना कोई वंश चलाने वाला, ना कोई हिस्सा मांगने वाला। और वो मंदोदरी, मुझे तो वो औरत ठीक नहीं लगती। क्या ही कर लेगी वो, कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह अर्कसेन हवेली में बचे कुछ लोग बाहर एक साथ कुर्सियां लगाकर बैठे हुए थे कि केतकी कहती है, पिछली रात को अचानक आप कहाँ चली गई थी ताई जी? और इतनी रात गए आप क्यों आई थी मेरे कमरे में? क्या बेटा, तू भी ना कुछ भी बोलती है। मैं रात को तेरे कमरे में कैसे आऊंगी? मैं तो सीख कर गई हुई थी, सुबह ही लौटी हूं। इस हवेली में तो अब भूत भंगेड़ी ही नाचते हैं केतकी। जिस हवेली की दहलीज पर सालों से खुशियां आई ना हो, जिनकी दीवारों ने चूड़ियों के टूटने की आवाज ही सुनी हो, वहां ऐसे भ्रम होना लाजमी है। इतने सारे लोगों का मरना, एक के बाद एक। आप लोगों को अजीब नहीं लगा? कुछ किया नहीं आप लोगों ने? कुछ करने का सोचते कैसे बेटा? एक मौत के बाद दूसरी मौत लगातार ऐसी हुई जा रही थी जैसे किसी ने नजर लगा दिया हो हवेली पर। एक तांत्रिक ने कहा था कि किसी ने घर के लोगों के नाम पर मरण हांडी छोड़ी है। प्लीज भाभी, ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ नहीं होता। मैं चौराहे तक जा रहा हूं, तुम अंदर जाओ केतकी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। हर रात के 3 बजे केतकी और सुभाष मिलकर कुएं के पास एक अनुष्ठान करते। कैसा अनुष्ठान, कोई नहीं जानता। सब कुछ सुभाष के मन मुताबिक ही चल रहा था कि अचानक हालात विपरीत होनी शुरू हो जाती है। मोहित को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मोहित को पुकार रहा हो। मोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके हाथ पैर कांपने लगा जाते हैं और इसके मुंह पर लकवा मार जाता है। कांपते हुए शरीर से मोहित फर्श पर गिर पड़ता है। मोहित की आवाज सुनते ही सुभाष और केतकी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। जिसके लिए ये सब कर रहे थे हम, वो मोहित बिस्तर पर पड़ा हुआ है। क्या? नहीं, अपने इतने सालों की मेहनत मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने दूंगा। कितने लोगों की बलि दी है मैंने इस हवेली को पाने के लिए, इस खजाने को कुएं से बाहर निकालने के लिए। और अब जब इस खजाने के निकलने का वक्त आ गया है तो आप वापस जाने को कह रही है। समझने की कोशिश कीजिए केतकी जी, बस पूर्णिमा की रात का इंतजार करना है हमें। बस 2 रातों की बात है, फिर खजाना खुद ब खुद कुएं से बाहर आ जाएगा। फिर हम इस हवेली को बेचकर हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपको अभी भी पैसे की सूझ रही है? ये सब कर किसके लिए रहे थे हम? मोहित के लिए ना। ऐसे बैठे बैठे उसे लकवा कैसे मार सकता है? मुझे लगा ही था ये मंदोदरी भाभी सही औरत नहीं है। ठंड में बीपी ऊपर नीचे हो जाती है। 2 दिन की बात है, फिर अच्छे से चेकअप करवा देंगे मोहित की। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है।
केतकी और सुभाष बिस्तर पर सो जाते हैं। सुभाष गहरी नींद में होता है। घड़ी के कांटे जैसे ही 2 बजे जाते हैं, सुभाष एक झटके में अपनी आंखें खोलता है। कुएं के पास फिर से उस तंत्र क्रिया के करने का वक्त हो गया था। सुभाष बिस्तर से पैर नीचे फर्श पर रखता ही है कि उस पी के दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी में किसी की परछाई दिखाई देती है। दरवाजा खोलकर सुभाष बाहर बरामदे में जाता है। उसके आंखों के सामने से एक हांडी हवा में तैरती हुई गुजरती है। ये कैसे हो सकता है? मारन हांडी किसने छोड़ दी? नहीं, केतकी! सुभाष चीखना चाहता था पूरी ताकत से, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें मुट्ठी में जकड़ ली हों। उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे। वो हिलने की कोशिश करता है, पर फर्श जैसे उसे जाने देने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक पीछे से कोई उसे जोर से खींचता है। सुभाष जमीन में धंसने लग जाते हैं। वो सुभाष जिसने अपने परिवार के हर तीसरे इंसान के नाम मरण हड्डी छोड़ी थी, आज वो खुद मरण हांडी को आगे जाता हुआ देख रहा था। आगे बढ़ती हुई हांडी मोहित के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुक जाती है। बिस्तर पर लेटे मोहित की आंखों में अजीब सी जलन होने लगती है। उसके सीने में तेज जकड़न उठती है, मानो कोई अदृश्य साया उसके सीने पर चढ़कर पूरा वजन डाल के बैठ गया हो। मोहित की सांस टूटने लग जाती है। मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा हाथ इन चीजों में नहीं है। मुझे छोड़ दो। डर से कांपता मोहित अपने हाथों के बल बिस्तर से सरकता हुआ नीचे गिर पड़ता है। खुद को घिसटते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ता ही है कि अचानक ही दरवाजा अपने आप एक झटके से खुलता है। हांडी कमरे के अंदर अपने आप खिसकती हुई आती है। हांडी जोर की आवाज के साथ फट जाती है और पीछे छोड़ जाती है मोहित का काला चेहरा, उसकी फटी आंखें, सड़ी हड्डियों, राख और तंत्रों की बदबू। अगली सुबह एक तरफ सभी को मोहित की ठंडी काली पड़ी हुई लाश फर्श पर मिलती है, तो दूसरी तरफ सुभाष आधा दीवार में धंसा हुआ मिलता है। कई सालों बाद आज फिर से अर्कसेन हवेली से अर्थियां निकल रही थी। सफेद साड़ी में हवेली के आंगन में बैठी केतकी के पास अब अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं रह गया था। लोग कहते हैं वो हवेली आज भी वही जर्जर पड़ी है। रात को वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। कुलधरा मैं जब भी कोई किसी के साथ बुरा करने की सोचता है, अर्कसेन हवेली की दास्तान उसके सामने आकर उसे रोक देती है। कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए अपने ही परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि पैसा तो इंसान की ही बनाई हुई चीज है। फिर भी उन्हीं पैसों के लिए हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।